कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। आया तब बिल्कुल नॉर्मल होकर बोली, अच्छा तो ठीक है, तुम एक काम करो, अपना मुंह धो लो, मैं तब तक तुम्हारे लिए खाना गर्म करके लेकर आती हूँ। उसकी बात पर दृश्यम की आंखें और भी ज़्यादा बड़ी हो गई। अब तो उसे सच में लग रहा था कि वो सपना ही देख रहा है जागते हुए। वो तुरंत अपनी जगह से उठा और फिर सामने टेबल की तरफ गया। उसने टेबल पर रखे हुए अपने स्पेक्स उठाए और फिर वापस आयत के सामने आकर खड़ा हुआ। आयत चौंकते हुए उसकी तरफ देख रही थी और दृश्यम कभी अपनी स्पेक्स को आगे की तरफ कर रहा था तो कभी पीछे की तरफ, जैसे गौर से आयत को देख रहा हो। आयत मुंह बनाते हुए बोली, क्या है, तुम्हें मैं नज़र नहीं आ रही हूँ क्या? दृश्यम तुरंत बोला, नज़र तो आ रही हो, लेकिन जो नज़र आ रहा है वो सच में है या नहीं, बस यही समझने की कोशिश कर रहा हूँ। आयत नाक सिकोड़ते हुए बोली, इतना भी ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आयत सिंघानिया हूँ तुम्हारे सामने और तुम्हें खाना खिलाने की बात कर रही हूँ। अब अपना ये ड्रामा बंद करो और जाओ, जाकर मुंह धो लो, मैं अभी आती हूँ। ये बोलकर उसने सामने टेबल पर रखा हुआ खाना उठाया और फिर वहाँ से जाने लगी। जाते जाते वो अचानक से रुकी और एक नज़र उसने दृश्यम की तरफ देखा। दृश्यम ने वो स्पेक्स अभी भी लगाई हुई थी और उसमें वो काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आ रहा था। दृश्यम उसकी नज़रों को खुद पर महसूस कर बड़ी ही दिलकश मुस्कुराहट के साथ बोला, क्या हुआ, कहीं प्यार तो नहीं हो गया तुम्हें मुझसे जो ऐसे देख रही हो? उसकी बात पर आयत एकदम से होश में आई और फिर तुरंत वहाँ से चली गई। वो जाते जाते कुछ बोलकर भी नहीं गई थी। दृश्यम हंसा और बोला, कम से कम कोई जवाब तो दे जाओ। ये बोलकर अब वो और भी ज़्यादा हंसा। वहीं दूसरी तरफ आयत अपना सरनामे हिलाते हुए बोली, मैं भी बेवकूफ़ हूँ, पता नहीं क्यों उसे देख रही थी। अब वो ना जाने मेरे बारे में क्या ही सोच रहा होगा। एक तो वैसे ही दिमाग से पैदल है वो, अब पता नहीं चलते चलते कहाँ पहुँच गया होगा। ये बोलकर उसने एक गहरी सांस ली और फिर किचन में आई। आज वो पहली बार मल्होत्रा मेंशन के किचन में आई थी। मल्होत्रा मेंशन का किचन भी बहुत ज़्यादा लग्जीरियस था और पूरा न्यू टेक्नोलॉजी से बना हुआ था, लेकिन आयत के चेहरे पर बिल्कुल भी परेशानी नहीं थी, जैसे वो इन सब चीज़ों से पूरी तरह वाकिफ़ हो। किचन में आकर उसने अच्छे से खाना गर्म किया और फिर वो सारा खाना लेकर वापस दृश्यम के रूम में आई। दृश्यम सोफे पर बैठा उसका इस तरह से इंतज़ार कर रहा था जैसे वो उसके लिए 56 भोग लेने गई हो। और अब आयत ने उसके सामने खाना रखा और बोली, मैंने तुम्हारे लिए खाना गर्म कर दिया, तुम आराम से खाना खाकर सो सकते हो, मैं चलती हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगी तो दृश्यम जल्दी से बोला, तुम बस मुझे खाना खिलाने के लिए आई थी? आयत उसकी बात सुनकर रुकी और फिर थोड़ा झिझकते हुए बोली, नहीं, वो मुझे तुमसे बात भी करनी थी, लेकिन इट्स ओके, अब मैं तुमसे कल बात करूँगी, गुड नाइट। ये बोलकर वो एक बार फिर से वहाँ से जाने लगी, लेकिन इस बार दृश्यम ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। अगले ही पल आयत की आंखें बड़ी हो गई थी और धड़कन एक पल के लिए स्किप हो गई थी, लेकिन फिर तुरंत उसके चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा और उसने पलटकर दृश्यम की तरफ देखा। दृश्यम ने उसका हाथ छोड़ा और बोला, आई एम सॉरी, लेकिन मैं बस तुम्हें रोकना चाहता था, और अगर तुम सच में चाहती हो कि मैं ये खाना खाऊं तो ना तुम्हें सिर्फ मेरे साथ बैठना होगा बल्कि तुम्हें मेरे साथ खाना भी होगा, एक प्लेट में नहीं, अलग अलग, लेकिन ये खाना तो तुम्हें मेरे साथ शेयर करना ही होगा। आयत कुछ पल खामोश रही और फिर बिना उसे जवाब दिए सीधा सोफे पर जाकर बैठ गई। उसने खुद से अपने और दृश्यम के लिए अलग अलग प्लेट लगाई और फिर एक प्लेट दृश्यम की तरफ बढ़ा दी और एक प्लेट अपने सामने रख ली। दृश्यम उसकी तरफ देखते हुए बोला, वैसे इतनी भी बुरी नहीं हो तुम, काम चलाऊं तो हो। आयत थोड़ा गुस्से से बोली, तुम्हारे साथ बैठकर चुपचाप खाना खा रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोलोगे। अगर मैं शांत हूँ तो मुझे शांत ही रहने दो, या फिर मेरी शांति तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रही। ये बोलते हुए उसने अपनी आईब्रो ऊपर की तरफ उठाई। दृश्यम उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था और उसकी वो मुस्कुराहट देखते हुए आयत के होठों पर भी हल्की मुस्कुराहट आ रही थी। दृश्यम की मुस्कुराहट बहुत ज़्यादा प्यारी थी, जिसे कोई भी इग्नोर नहीं हो सकता था, और आयत भी उसकी मुस्कुराहट से अट्रैक्ट सी हो रही थी। तभी अचानक से दृश्यम की आवाज़ उसके कानों में गूंजी, तुम्हें सिर्फ मुझे देखना नहीं है सेनोरिटा, खाना भी खाना है।
जैसे ही उसने कहा, आयत एकदम से होश में आई और फिर तुरंत उसने अपनी नज़रें दृश्यम के ऊपर से हटा ली। वो मुंह बनाते हुए बोली, मैं तुम्हें देख नहीं रही थी, एक्चुअली मैं तुम्हारी तरफ देख रही थी। तुम्हारे पीछे लगे हुए पर्दे काफ़ी सुंदर हैं। सोच रही हूँ जब यहाँ से जाऊँगी तो अपने रूम में भी ऐसे ही पर्दे लगवाऊंगी। उसकी बात पर दृश्यम ने कुछ नहीं कहा, बस उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई थी। ये तो वो भी बहुत अच्छी तरह से समझ रहा था कि आयत उसे देखने में खो गई थी या फिर उसे सच में पर्दे अच्छे लग रहे थे। अब आयत जल्दी से अपने हिस्से का खाना खा रही थी और दृश्यम भी अपना खाना खत्म कर रहा था। अचानक ही वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, वैसे मैं तुमसे एक बात पूछूं क्या? आयत मुंह बनाते हुए बोली, नहीं, मेरा अभी फिलहाल किसी भी सवाल का जवाब देने का मन नहीं है। दृश्यम ने एक गहरी सांस ली और बोला, लेकिन मेरा तो सवाल करने का मन है, और अगर दृश्यम मल्होत्रा का कुछ करने का मन है तो वो दृश्यम मल्होत्रा ज़रूर करेगा, फिर बेशक से सामने वाले का मन हो या ना हो। उसकी बात पर आयत ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। दृश्यम उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम इतनी जल्दी इतनी हाइपर क्यों हो जाती हो? बात छोटी सी होती है लेकिन तुम्हारा गुस्सा किसी लावे की तरह फूटता है। क्या मैं जान सकती हूँ कि इतना गुस्सा क्यों आता है तुम्हें? अपने बच्चों के लिए पजेसिव हर कोई होता है, लेकिन तुम शहर के लिए कुछ एक्स्ट्रा ही पजेसिव हो। जान सकता हूँ इस पजेसिवनेस के पीछे कारण क्या है? उसकी बात पर आयत कुछ कहने को हुई, लेकिन तभी दृश्यम बोला, डोंट वरी, तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। तुमने कहा ना इस वक्त तुम्हारा किसी भी सवाल का जवाब देने का मन नहीं है, तो इट्स ओके, मुझे बस सवाल पूछना था, मैंने पूछ लिया। उसकी बात पर आयत बस हल्का सा मुस्कुराई और अगले 2-3 मिनट में उसने अपना खाना फिनिश कर लिया था। अब उसने सारे बर्तन उठाए। दृश्यम मल्होत्रा बोला, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आयत ने बिना किसी खास एक्सप्रेशंस के कहा, अपना काम करना ज़रूरत नहीं, फ़र्ज होता है। ये बोलकर वो आगे बढ़ गई। दृश्यम बस उसकी तरफ देखता रह गया और अभी भी उसकी नज़रें आयत पर थी कि तभी अचानक से आयत रुकी और फिर हल्का सा चेहरा घुमाकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, जब लोगों के पास बहुत कुछ होता है तो उन्हें डर नहीं होता। अगर कोई चीज़ उनसे दूर चली भी गई तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, लेकिन जब किसी के पास सिर्फ एक ही चीज़ हो ना, तो वो उस चीज़ को संभाल कर रखता है, और ख़ासकर तब जब वो चीज़ उसके जीने की वजह हो। तो अगर तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया हो तो ठीक, वरना मुझे नहीं पता मैं तुम्हें कभी कोई जवाब दे भी पाऊंगी या नहीं। ये बोलकर उसने एक गहरी सांस ली और फिर वहाँ से चली गई। दृश्यम अभी भी बस उसे जाते हुए देखता रह गया। अब उसके कानों में बस आयत का दिया हुआ जवाब ही गूंज रहा था। वहीं आयत ने किचन में आकर ना सिर्फ वो बर्तन वहाँ पर रखे, बल्कि उन्हें अच्छे से धो भी दिया और फिर वहाँ से वापस अपने कमरे में आ गई। अपने कमरे में आकर भी वो बालकनी में आई और तकरीबन 10-15 मिनट यूं ही वहाँ खड़ी रही और आसमान की तरफ देखती रही। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। उसकी आंखें थोड़ी भारी हो गई तो वो आराम से सो गई। लेकिन दूसरी तरफ दृश्यम, उसकी आंखों में नींद दूर तक नहीं थी, बल्कि वो थोड़ा बेचैन हो रहा था। आयत का दिया हुआ जवाब अभी भी उसके कानों में गूंज रहा था और ना जाने कब तक वो यूं ही आयत के बारे में सोचता रहा, और फिर फाइनली वो भी सुबह होते होते गहरी नींद में चला गया था। आज दृश्यम और आयत दोनों को ही कोर्ट जाना था, क्योंकि आयरा के केस की सुनवाई होने वाली थी। आयत तो सुबह उठ गई थी, लेकिन दृश्यम अभी तक नहीं उठा था। आयत रेडी होकर नीचे की तरफ आई। सहर भी उसके साथ थी। दृष्टि ने उन दोनों की तरफ देखा। वो हैरानी से बोली, सहर आज स्कूल जाने वाली है क्या? आयत ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और फिर थोड़ा झिझकते हुए बोली, क्या मैं सहर के लिए टिफ़िन? उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही दृष्टि बोली, अरे हाँ हाँ क्यों नहीं, और तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है बेटा, मैं सर्वेंट को बोल देती हूँ, वो बस 10 मिनट में ही सहर का टिफ़िन रेडी कर देंगे, और जब तक तुम उसे अपने हाथों से ब्रेकफास्ट करवा दो। आयत ने अपना चेहरा हाँ में हिला दिया और सहर के साथ डाइनिंग टेबल की तरफ आ गई। उसकी नज़रें अब दृश्यम को ढूंढ रही थी। दृष्टि जो उसके सामने खड़ी थी वो उसकी नज़रों को इधर उधर घूमता हुआ महसूस कर सकती थी। वो अब तुरंत बोली,
वो अपने रूम में है, अभी बस थोड़ी देर में मैं उसे उठाने ही जा रही हूँ। बेशक से बड़ा हो गया, लेकिन आज भी उसे उठाने के लिए मुझे ही उसके रूम में जाना पड़ता है। आयत तुरंत बोली, पर मैंने तो आपसे कुछ पूछा ही नहीं है, और मैं मिस्टर मल्होत्रा के बारे में सोच भी नहीं रही थी। मैं तो बस आपके घर का इंटीरियर देख रही थी। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही वहाँ पर दृश्यम की आवाज़ गूंजी। क्या बात, कभी तुम इधर उधर पर्दे देखती हो और कभी इंटीरियर? उसकी बात सुनकर आयत हैरान रह गई और दृष्टि भी हैरानी से दृश्यम को देख रही थी, क्योंकि वो सच में कभी भी खुद से नहीं उठता था, हमेशा दृष्टि को ही उसे उठाना जाना पड़ता था। लेकिन आज दृश्यम के उठने के पीछे खास वजह थी, और वो वजह थी आयरा। वो किसी भी वजह से कोर्ट में जाने से लेट नहीं होना चाहता था। दृश्यम अब डाइनिंग टेबल पर आकर बैठा और शहर की तरफ देखते हुए बोला, गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। शहर भी मुस्कुराते हुए बोली, गुड मॉर्निंग सुपर हीरो। आपको पता है आज मैं स्कूल जा रही हूँ और मम्मा मुझे स्कूल ड्रॉप करने जाएंगे। दृश्यम तुरंत बोला, झूठ झूठ बोल रही हो आप। शहर के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशंस आ गए। वो जल्दी से बोली, नहीं सुपर हीरो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। आयत भी अजीब सी नज़रों से दृश्यम को देख रही थी। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि दृश्यम की बातों का मतलब क्या है। तभी दृश्यम मुस्कुराते हुए बोला, क्योंकि आपको स्कूल ड्रॉप करने सिर्फ आपकी मम्मा नहीं, आपके सुपर हीरो भी आपके साथ चलेंगे। आई होप आपकी मम्मा को इस बात पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आयत उसे घूर कर देखने लगी थी। दृश्यम ने अपना फ़ोन अपने हाथ में लिया और फिर उस पर आयत को एक मैसेज सेंड किया। जैसे ही आयत का फ़ोन वाइब्रेट हुआ, उसने तुरंत अपना फ़ोन चेक किया जिस पर मैसेज लिखा हुआ था, क्योंकि हमें जल्दी ही कोर्ट पहुंचना है। शहर ने अब आयत की तरफ देखते हुए पूछा, क्या ये सच है मम्मा, सुपर हीरो हमारे साथ चल सकते हैं? आयत ने अब अपना चेहरा हमें हिलाया तो शहर की खुशी का जैसे कोई ठिकाना ही नहीं रहा। हमेशा सबके पेरेंट्स स्कूल में आते थे, मॉम भी और डैड भी, लेकिन उसकी तरफ से हमेशा उसकी मम्मा स्कूल में आती थी। बट आज उसके पापा भी उसके स्कूल में आने वाले थे। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर आयत भी मुस्कुरा रही थी। अभी तक उसने सोचा ही नहीं था कि शहर के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि अगर उसे जरा सा भी अंदाज़ा होता कि शहर क्या सोच रही है तो वो शायद दृश्यम को अपने साथ बिल्कुल नहीं ले जाती, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि शहर के दिल में किसी भी तरह की कोई झूठी उम्मीद आए। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी स्कूल के बाहर आकर रुकी और आयत शहर के साथ बाहर की तरफ निकली। दृश्यम भी गाड़ी से बाहर आने लगा तो आयत जल्दी से उसे रोकते हुए बोली, तुम रहने दो, मैं अकेली शहर को छोड़ने जाऊंगी। उसकी बात पर दृश्यम ने उसे घूर कर देखा। अगले ही पल उसे सब कुछ समझ आ गया था। वो जल्दी से बोला, लेकिन मैं भी तो साथ आ सकता हूँ ना? आयत कोई जवाब देती उससे पहले ही शहर बोली, प्लीज़ मम्मा, अब आप सुपर हीरो को अंदर आने से तो मत रोकिए। प्लीज़ उन्हें अंदर आने दीजिए ना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर वो मेरे साथ अंदर आएंगे तो। दृश्यम आगे की तरफ आया और बोला, मैं आपके साथ अंदर आऊँगा प्रिंसेस, और ज़रूर आऊँगा। ये बोलकर उसने शहर को अपनी गोद में उठा लिया। आयत मुंह बनाते हुए बोली, तुम्हें नहीं लगता कभी कभी तुम सिचुएशन का बहुत नाजायज़ फ़ायदा उठाते हो? उसकी बात पर दृश्यम मुस्कुराया और बोला, अभी तो मैंने कोई फ़ायदा उठाया ही नहीं, अभी फ़ायदा उठाना तो बाकी है। ये बोलते हुए उसकी आवाज़ थोड़ी इंटेंस हो गई थी। आयत उसकी तरफ देखती रह गई और दृश्यम शहर के साथ आगे की तरफ बढ़ गया। वो तीनों अब अंदर की तरफ आए। शहर जब आगे की तरफ जा रही थी तो वहाँ ग्राउंड में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स खड़े थे जो उसकी क्लास के थे, और वो सब शहर की तरफ देख रहे थे। आज पहली बार शहर के साथ कोई आदमी आया था तो वो लोग हैरान थे, क्योंकि हमेशा शहर के साथ सिर्फ आयत हुआ करती थी, और शहर के चेहरे पर भी इस वक्त ऐसे एक्सप्रेशंस थे जैसे पूरी दुनिया फिलहाल उसके कदमों में आ गई हो। दृश्यम और आयत दोनों ही उसके एक्सप्रेशंस नोटिस कर रहे थे। उन्होंने शहर को अंदर की तरफ छोड़ा और फिर उसे बाय बोलकर बाहर की तरफ जाने लगे, लेकिन दृश्यम रुका। उसने शहर को नीचे छोड़कर बड़े ही प्यार से उसका माथा चूमा और बोला, आप बहुत प्यारी हो प्रिंसेस। शहर की मुस्कुराहट और भी ज़्यादा लंबी हो गई थी। आयत के एक्सप्रेशंस एक बार फिर से चेंज होने लगे थे। उसे गुस्सा आने लगा था। दृश्यम अब जल्दी से उसकी तरफ घुमा और आयत के चेहरे पर गुस्सा देखकर अचानक से ही उसने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला,
शांत शांत, गुस्सा नहीं करना है तुम्हें। आई नो तुम हाइपर जल्दी हो जाती हो, लेकिन इट्स ओके, इट्स ओके। ये बोलते हुए ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे कोई थेरेपी दे रहा हो, और आयत हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। अब उसने मुंह बनाया और अपना हाथ उससे खींचकर बोली, पागल कहीं के। दृश्यम हंसा। आयत अब आगे की तरफ बढ़ गई थी और जिस स्पीड से वो चल रही थी, दृश्यम को उस पर हंसी आ रही थी। वो हंसकर ही बोला, पागल नहीं हूँ मैं, लेकिन तुमसे डील करने का बस एक यही तरीका है मेरे पास। ये बोलकर अब वो भी जल्दी से उसके पीछे पीछे आया। वो दोनों गाड़ी में बैठे तो दृश्यम उसकी तरफ देखते हुए बोला, वैसे तुम हो तो थोड़ी प्यारी। उसकी बात पर आयत एकदम से चौंक गई और हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। दृश्यम हंसकर बोला, और नहीं तो क्या, जितनी जल्दी तुम्हें गुस्सा आता है ना, उतनी ही जल्दी तुम्हारा गुस्सा शांत भी हो जाता है। आयत ने अब एक बार फिर से मुंह बनाया और बोली, इससे पहले कि अब तुम्हारी बातों पर मुझे एक बार फिर से गुस्सा आए और इस बार मैं तुम्हारा गुस्से से मुंह तोड़ दूं, जल्दी से चलो यहाँ से, वरना हम कोर्ट के लिए भी लेट हो जाएंगे और फिर केस हारने के बाद बैठे रहना तुम वहाँ पर मुंह लटका कर। मेरी हेल्प भी फिर तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगी। उसकी बात पर दृश्यम ने थोड़े एटीट्यूड से कहा, ऐसे कैसे दृश्यम मल्होत्रा, ये केस हार जाएगा? आज तक उसने कभी हार का चेहरा नहीं देखा और आज तो उसकी लेडी लक उसके साथ है। उसकी बात सुनकर आयत की आंखें एकदम से बड़ी हो गई। दृश्यम भी जल्दी से बोला, अब तुम लेडी तो हो ही, और लक भी थोड़ा बहुत मैं तुम्हें मान ही सकता हूँ। तुम्हारी वजह से मुझे मेरी आयरा जो मिल रही है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है जैसा सोचकर तुमने अपनी आंखों को एकदम ट्यूबलाइट की तरह जलाया। आयत ने तुरंत अपनी आंखों को छोटा किया और फिर सामने की तरफ देखने लगी, लेकिन दृश्यम की कही हुई बात उसके कानों में गूंजने लगी थी। ऐसे कैसे दृश्यम मल्होत्रा ये केस हार जाएगा? आज तक उसने कभी हार का चेहरा नहीं देखा और आज तो उसका लेडी लक उसके साथ है। और ये बात याद करते हुए उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। उसने अपना चेहरा विंडो की तरफ घुमा लिया था ताकि ना वो दृश्यम को देखे और ना ही दृश्यम की नज़र उस पर आए। और इन सब से अनजान दृश्यम आराम से गाड़ी ड्राइव कर रहा था। कुछ देर बाद वो लोग फैमिली कोर्ट पहुंचे और दोनों गाड़ी से बाहर निकले। आयत की नज़रें सामने की तरफ थी जहां पर बहुत सारी मीडिया खड़ी थी और मीडिया को देखते ही उसके होश उड़ गए। वो गुस्से से बोली, ये सब क्या है? यहाँ पर इतनी मीडिया क्या कर रही है? तुमने तुमने मुझे बताया तो नहीं कि यहाँ पर इतनी सारी मीडिया भी होगी। उसकी बात पर दृश्यम हैरानी से बोला, पर इसमें इतना पैनिक होने वाली क्या बात है? मीडिया ही तो है। दृश्यम मल्होत्रा का कोर्ट में कोई केस चल रहा हो और वहाँ पर मीडिया ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। एंड डोंट वरी, वो लोग तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। आयत दांत पीसते हुए बोली, तुम पागल हो क्या? एक तरफ तुम कह रहे हो कि दृश्यम मल्होत्रा कहीं पर हो और वो मीडिया ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और दृश्यम मल्होत्रा के साथ कोई लड़की हो, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा? ओह प्लीज़। दृश्यम हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आयत को मीडिया से इतनी प्रॉब्लम हो क्यों रही है, लेकिन अब वो कुछ सोचते हुए बोला, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, अपने कुछ गार्ड्स को बोलता हूँ, वो लोग तुम्हें पीछे के रास्ते से अंदर लेकर जाएंगे। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही आयत बोली, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से अंदर चली जाऊंगी। मैं तुम्हें कोर्ट रूम में चाहिए हूँ ना, तो मैं वहाँ पर तुम्हें मिल जाऊंगी। ये बोलकर उसने अपने चेहरे को अपने दुपट्टे से अच्छी तरह से कवर किया और फिर तुरंत पीछे की तरफ चली गई। दृश्यम तो बस उसे जाते देखता रह गया। अभी आयत को गए पूरा 1 मिनट भी नहीं हुआ था कि मीडिया एकदम से भागते हुए दृश्यम के पास आई। दृश्यम ने उस तरफ देखा जहाँ पर आयत गई थी, पर अब वहाँ पर आयत नज़र नहीं आ रही थी। उसने राहत की एक गहरी सांस ली। एक मीडिया वाला उसकी तरफ देखते हुए बोला, सुना है यहाँ पर आप अपनी वाइफ के साथ आए हैं मिस्टर दृश्यम मल्होत्रा, लेकिन हमें आपकी वाइफ कहीं नज़र नहीं आ रही। क्या आप अपनी वाइफ को हमसे इंट्रोड्यूस नहीं करवाएंगे? उसकी बात पर दृश्यम तुरंत बोला, क्यों, तुम मेरे मामा के बेटे हो क्या? मैं भला अपनी बीबी से तुम्हें क्यों मिलवाऊंगा? उसका जवाब सुनकर सभी मीडिया वाले जो तरह तरह के सवाल पूछने वाले थे, उनकी बोलती एकदम से बंद हो गई थी। दृश्यम ने अब अपने गॉगल्स अपने आंखों पर लगाए और बोला, मैं यहाँ पर कोर्ट में जज के सवालों का जवाब देने के लिए आया हूँ, तुम लोगों के सवालों का नहीं। ये कोई मेरी ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीटिंग नहीं है जहाँ पर तुम लोग मुझसे कुछ भी पूछोगे और मैं तुम्हें जवाब दूंगा।
मेरी पर्सनल लाइफ से दूर रहो। और ये मैं तुम्हें आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूँ, वरना जितने भी मीडिया चैनल फ़िलहाल मुझे अपने सामने नज़र आ रहे हैं, अफसोस ये बाकी दुनिया उन चैनल को देख नहीं पाएगी। ये बोलकर वो तुरंत वहाँ से अंदर की तरफ चला गया और मीडिया वाले बस पीछे से उसी पिक्चर क्लिक करते रह गए। अभी दृश्यम अंदर कोर्ट रूम की तरफ जा ही रहा था कि एक लड़की की आवाज़ लगाकर उसे रोका। हेलो मिस्टर दृश्यम मल्होत्रा। वो आवाज़ सुनकर दृश्यम के चेहरे पर इरिटेशन भरे एक्सप्रेशंस आ गए थे, क्योंकि वो उस आवाज़ को बहुत अच्छी तरह से जानता था। अगले ही पल उसने हल्का सा अपनी नज़रों को घुमाया। उसके सामने युविका खन्ना खड़ी थी। युविका उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैंने तो सुना था तुमने शादी कर ली है और कोर्ट में तुम अपनी बीबी के साथ आओगे, लेकिन यहाँ तो ना मुझे तुम्हारी बीबी नज़र आ रही है और ना ही कोई उम्मीद। ये बोलकर वो व्यंग से मुस्कुराने लगी। दृश्यम ने कुछ नहीं कहा, वो बस चुपचाप युविका की तरफ देख रहा था। और युविका अब एक बार फिर से सार्किस्टिकली बोली, मतलब जिन बातों का धुआं उठ रहा था वो सिर्फ बातें थी, मैं भी ना बातों में आ जाती हूँ। तुम्हें पता है कितना डर लग रहा था मुझे कि कहीं तुम मुझसे दूर ना चले जाओ। इतना डर तो मुझे आयरा का नहीं लग रहा था जितना तुम्हारा लग रहा था, पर फाइनली अब मेरा डर खत्म हुआ। देखो, अभी भी तुम्हारे पास ऑफर है। अगर तुम चाहो तो हम दोनों मिलकर आयरा को संभाल सकते हैं। मैं उसकी बुआ से उसकी मामी बनने को तैयार हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस देरी तुम्हारी तरफ से है, वरना मैं तो उसकी बुआ रहूँगी, पर तुम उसके मामू। ये बोलते हुए उसके वो सार्कास्टिक एक्सप्रेशंस और भी ज़्यादा इंटेंस हो गए थे। तभी नकुल वर्मा वहाँ पर आए और दृश्यम की तरफ देखते हुए बोले, अंदर जज आने ही वाले हैं, हम लोग अंदर चलें। दृश्यम ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और फिर अंदर की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन फिर अचानक से रुका और युविका की तरफ देखते हुए बोला, वैसे तुम्हें पता है आयरा की मामी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तुम तो अभी मिली नहीं हो उससे, तो कोई बात नहीं, जल्दी ही मुलाकात हो जाएगी। मन तो बहुत था कि तुम्हें बेस्ट ऑफ लक कहूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता तुम जीतो, तो आज का ये बेस्ट ऑफ लक रहने देते हैं, क्योंकि जीत तो आज दृश्यम मल्होत्रा की ही होगी। ये बोलते हुए अब उसके चेहरे पर एटीट्यूड झलकने लगा था और वो तुरंत अंदर की तरफ बढ़ गया, लेकिन अंदर जाकर एक बार फिर से उसके चेहरे पर परेशानी झलकने लगी थी, क्योंकि अब उसे याद आया कि आयत उसके साथ तो आई है, लेकिन आयत की मांग में ना सिंदूर है ना गले में मंगलसूत्र। बेशक से उन दोनों की शादी के पेपर हैं, लेकिन ये सब भी तो देखा जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, क्योंकि अगर आयत को फ़ोन करके उसने ये सब पहनने को बोल भी दिया तो वो पहनेगी कहाँ से, क्योंकि इतनी जल्दी तो कुछ अरेंज भी नहीं होगा और कोर्ट की हियरिंग भी किसी पल शुरू होने वाली थी। दृश्यम के चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। हालांकि उन दोनों की शादी का सर्टिफिकेट तो दृश्यम ने ऑलरेडी नकुल गर्ग को दे दिया था, लेकिन फिर भी आयत को शादीशुदा जैसा तो लगना चाहिए था, क्योंकि दृश्यम बहुत अच्छी तरह से जानता था कि कोर्ट जैसी जगहों पर इन चीज़ों को भी देखा जाता है। बेशक कोई जज या लॉयर इन सब बातों के बारे में कोई सवाल ना करे, लेकिन युविका खन्ना जैसे लोग ऐसी बातों पर सवाल कर सकते हैं। पर फिलहाल तो वो अपनी जगह पर आकर बैठा। कुछ ही टाइम में जज भी आकर अपनी चेयर पर बैठे और फिर युविका खन्ना भी अपने लॉयर ईशान के साथ वहाँ पर आई। युविका के साथ अब आयरा भी थी और आयरा को देखते ही दृश्यम के होठों पर मुस्कुराहट आ गई थी। आयरा तुरंत दृश्यम की तरफ भागते हुए आने लगी, लेकिन युविका ने तुरंत उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और फिर गुस्से से उसकी तरफ देखा। उसकी गुस्से भरी नज़रें आयरा पर देखकर दृश्यम ने अपनी मुट्ठियां कस ली थी। युविका आयरा को लेकर तुरंत अपनी जगह पर बैठ गई। दृश्यम की नज़रें आयत को ढूंढ रही थी, लेकिन उसे आयत कहीं नज़र नहीं आ रही थी और अब उसकी परेशानी और ज़्यादा बढ़ने लगी थी। वो खुद में ही बड़बड़ाते हुए बोला, अरे शादीशुदा गेटअप में नहीं आना तो इट्स ओके, लेकिन कम से कम अंदर तो आ जाओ। अगर तुम अंदर नहीं आई तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा सेनोरिटा, प्लीज़ यहाँ से भाग मत जाना। एक तो भागने में तुम एक नंबर हो, बिल्कुल भी वक्त नहीं लगाती हो। ओह गॉड, मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं ये लड़की सच में भाग तो नहीं गई। ये कब क्या कर जाए कुछ कहा भी नहीं जा सकता। ये बोलते हुए वो दरवाजे की तरफ देख रहा था, लेकिन आयत वहाँ से आ ही नहीं रही थी।
और अब जज ने प्रोसीड करने के लिए कहा तो युविका के लॉयर ने अपना चेहरा हल्का सा झुकाते हुए कहा, आज की इस हियरिंग में मुझे नहीं लगता कि हमें ज़्यादा वक्त लगने वाला है माय लॉर्ड, क्योंकि मेरा पूरा केस एकदम सॉल्व है। आयरा खन्ना मिस युविका खन्ना के भाई की बेटी है। अब आयरा खन्ना के माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे तो उसकी कस्टडी उसकी बुआ को ही मिलनी चाहिए, जहाँ ना सिर्फ उसकी बुआ है बल्कि उसके दादा दादी भी हैं। और बच्चों के माँ बाप अगर इस दुनिया से चले जाएं तो उन पर सबसे ज़्यादा हक उनके दादा दादी का ही होता है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आयरा खन्ना की कस्टडी उसकी बुआ यानी मेरी क्लाइंट युविका खन्ना को ही दें। ये बात मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि ये आयरा खन्ना का बहुत ख्याल अच्छे से रखेंगे और उसे एक बेहतर इंसान बनाएंगे। नकुल गर्ग भी हल्का सा मुस्कुराए और जज की तरफ देखते हुए बोले, मिस्टर त्रिपाठी ने काफ़ी अच्छी स्पीच तैयार कर रखी है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि बच्चे की कस्टडी सिर्फ उसके दादा दादी को ही मिले। उसके नाना नानी भी उस पर पूरा हक रखते हैं, तो आयरा खन्ना की कस्टडी उसके नाना नानी को मिलनी चाहिए। मिस्टर त्रिपाठी ने तुरंत उनकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या आप मेरे एक सवाल का जवाब दे सकते हैं मिस्टर गर्ग। उनकी बात पर मिस्टर गर्ग के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशंस आ गए थे। मिस्टर त्रिपाठी एक बार फिर से बोले, जहाँ तक मैं जानता हूँ मिस्टर और मिसेस मल्होत्रा की काफ़ी उम्र हो चुकी है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उनके जाने के बाद आयरा खन्ना का ख्याल कौन रखेगा। मिस्टर गर्ग हल्का सा मुस्कुरा कर बोले, मल्होत्रा फैमिली में सिर्फ मिस्टर और मिसेस मल्होत्रा ही नहीं है, मिस्टर दृश्यम मल्होत्रा भी हैं जो आयरा खन्ना के मामा हैं, और मैं इस बात का दावा करता हूँ कि वो आयरा खन्ना का ख्याल बहुत अच्छे से रखेंगे। उसकी बात पर मिस्टर त्रिपाठी तुरंत बोले, लेकिन शायद आप ये भूल रहे हैं कि एक सिंगल मर्द जिसकी शादी नहीं हुई हो उसे किसी भी बच्चे की कस्टडी नहीं दी जाती। ऐसे में मिस्टर मल्होत्रा को आयरा खन्ना की कस्टडी देने का सवाल ही नहीं बनता। तभी मिस्टर गर्ग ने एक बार फिर से कहा, लेकिन आपको किसने कहा मिस्टर त्रिपाठी कि मिस्टर दृश्यम मल्होत्रा सिंगल हैं। वो शादीशुदा हैं और उनकी पत्नी भी आयरा खन्ना की कस्टडी लेने में उनके साथ है। उन्होंने वादा किया है कि वो आयरा खन्ना का ख्याल अच्छे से रखेंगे। और जहाँ तक मैं जानता हूँ आपकी क्लाइंट मिस युविका खन्ना तो कुंवारी हैं। कल को जब वो शादी करेंगी तो क्या पता उनका लाइफ पार्टनर उन्हें आयरा खन्ना की देखभाल करने की इजाज़त देगा या नहीं। ऐसे में हम लोग बार बार कोर्ट में केस रीओपन कैसे करते रहेंगे। इसलिए मैं माय लॉर्ड रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप आयरा खन्ना की कस्टडी मेरे क्लाइंट मिस्टर दृश्यम मल्होत्रा को ही दें। उनकी बात पूरी होती उससे पहले ही मिस्टर त्रिपाठी बोले, लेकिन हमें मिस्टर दृश्यम मल्होत्रा की वाइफ कहीं नज़र तो नहीं आ रही। आप लोगों को कोर्ट में झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आ रही। तभी वहाँ पर एक आवाज़ गूंजी, किसने कहा आपसे कि इस हियरिंग में मिस्टर दृश्यम मल्होत्रा की वाइफ शामिल नहीं है, वो वहाँ मौजूद है। ये बोलते हुए नील अंदर की तरफ आया। नील की आवाज़ सुनकर ही दृश्यम की आंखें बड़ी हो गई थी, क्योंकि अभी तक नील कभी भी आयरा की कस्टडी केस हियरिंग में शामिल नहीं हुआ था। और अब उसने नील के पीछे देखा जहाँ आयत खड़ी थी। उसकी मांग में सिंदूर था, गले में मंगलसूत्र भी था और उसके होठों पर मुस्कुराहट भी थी। वो आगे की तरफ आई और हल्का सा अपना चेहरा झुकाकर बोली, माई सेल्फ मिसेज आयत दृश्यम मल्होत्रा। जैसे ही उसने कहा युविका के होश उड़ गए। वो तुरंत अपनी जगह से उठी और गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, झूठ है, ये लड़की सरासर झूठ बोल रही है। ये दृश्यम की वाइफ हो ही नहीं सकती। ये सब फ्रॉड है, सिर्फ दिखावा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। उसकी बात पर जज ने तुरंत साइलेंस के ऑर्डर दिए। युविका एकदम से चुप हो गई थी। गुस्से में उसने अपनी मुट्ठियां कस ली और दृश्यम की तरफ देखने लगी, जिसके होठों पर तिरछी मुस्कुराहट थी। अब नकुल गर्ग ने कुछ डॉक्यूमेंट्स जज के आगे रखे और बोले, ये शादी बिल्कुल जेन्युइन है। बेशक ये शादी जल्दबाजी में हुई, लेकिन मिस्टर दृश्यम मल्होत्रा और आयत सिंघानिया ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में थे और अब उन दोनों ने शादी कर ली है। वो दोनों ही आयरा खन्ना से बहुत प्यार करते हैं और उसकी कस्टडी लेना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोर्ट को ये कस्टडी उन्हें देने में कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। जज उन डॉक्यूमेंट्स की तरफ देख रहे थे। अब उन्होंने आयत की तरफ देखते हुए कहा, प्लीज़ आप आगे आएँ। आयत आगे की तरफ आई और आकर विटनेस बॉक्स में खड़ी हो गई।
जज ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, क्या आप सच में आयरा खन्ना की कस्टडी लेना चाहती हैं? आयत ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और बोली, जी हाँ, मैं आयरा खन्ना की कस्टडी लेना चाहती हूँ और मैं कोर्ट से दरख्वास्त करूँगी कि आयरा खन्ना की कस्टडी मुझे और मेरे पति दृश्यम मल्होत्रा को ही दी जाए। हम दोनों उससे बहुत प्यार करते हैं, सिर्फ हम दोनों ही नहीं, हमारा पूरा परिवार उससे बहुत प्यार करता है और हम कोर्ट से ये वादा करते हैं कि पूरी ज़िंदगी हम उसका अच्छे से ख्याल रखेंगे। आप जब चाहे तब इंस्पेक्शन कर सकते हैं कि वो हमारे साथ खुश है या नहीं, हम उसका अच्छे से ख्याल रख रहे हैं या नहीं, हमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसकी बात पर जज ने अपना चेहरा हल्का सा हामी हिलाया और फिर सामने रखे हुए डॉक्यूमेंट्स पर अपना हाथ रखा और उन पर कुछ लिखने लगे। आयत के होठों पर मुस्कुराहट आ गई थी। दृश्यम आयत की तरफ देख रहा था और एक नज़र उसने नील की तरफ भी देखा और फिर हल्का सा अपने होठों को हिलाते हुए थैंक यू कहा तो नील ने अपने होठों को पाउट बनाते हुए उसे फ्लाइंग किस दे दी। दृश्यम हैरान रह गया। अब जज ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, सभी गवाहों और बयानों को मद्देनज़र रखते हुए कोर्ट ने ये फैसला लिया है कि आयरा खन्ना की कस्टडी उसके मामा और मामी मिस्टर दृश्यम मल्होत्रा और उनकी वाइफ मिसेज आयत दृश्यम मल्होत्रा को दी जाती है। जैसे ही उन्होंने कहा, युविका के होश उड़ गए। वो चीखते हुए बोली, ऐसा नहीं हो सकता, आप लोग ये फैसला नहीं ले सकते, ये फैसला गलत है, मुझे ये फैसला मंजूर नहीं। उसकी बात सुनते हुए सब लोग हैरानी से उसकी तरफ देख रहे थे क्योंकि वो जज के सामने ही ये बोल रही थी। जज ने उसे पूरी तरह इग्नोर किया और बोले, लेकिन अगर कल को हमारी इंस्पेक्शन के दौरान ये पाया जाता है कि वो लोग आयरा खन्ना का ख्याल अच्छे से नहीं रख रहे हैं तो इस केस को दोबारा ओपन किया जाएगा और कोर्ट अपना फैसला बदल भी सकती है और साथ ही साथ कोर्ट ये भी फैसला लेती है कि मिस युविका खन्ना, जो कि आयरा खन्ना की बुआ है, वो कभी भी आयरा खन्ना से मिल सकती हैं। जज के इस फैसले पर दृश्यम के चेहरे पर थोड़ी परेशानी एक बार फिर से झलकने लगी थी क्योंकि वो नहीं चाहता था कि युविका को आयरा से मिलने की इजाज़त दी जाए। वो बहुत अच्छी तरह से जानता था कि ये चीज़ युविका बहुत गंदे तरीके से इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन जब उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था, उसने आयत की तरफ देखा तो आयत ने अपनी पलकों को हल्का सा झपका दिया। दृश्यम अब उसे घूर कर देखने लगा था। आयत ने हल्का सा मुंह बनाया और अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। दृश्यम के होठों पर अब मुस्कुराहट आ गई थी। जज ने अपना फैसला पूरा सुनाने के बाद अपने पेन को हल्का सा जोर से दबाया और नीब तोड़ दी। अब वो अपनी जगह से उठ गए। दृश्यम तुरंत अपनी जगह से उठा और तेज कदमों से आयरा की तरफ आया। आयरा भी युविका से अपना हाथ छुड़ाकर उसकी तरफ भागी और अगले ही पल दृश्यम ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। आयरा तुरंत दृश्यम के सीने में सिमट गई। उसने अपनी बाहों को दृश्यम की गर्दन पर लपेटा और जोर से बोली, मामू, आई मिस्ड यू सो मच। उन दोनों को यूं देखते हुए आयत के होठों पर मुस्कुराहट थी। जिस तरह से आयरा ने युविका से अपना हाथ छुड़ाया और दृश्यम की तरफ भागी, उससे साफ पता चल रहा था कि कोर्ट का फैसला कुछ भी हो, लेकिन आयरा का फैसला दृश्यम ही है। और अब आयत को अपने फैसले पर प्राउड फील हो रहा था कि उसने दृश्यम की हेल्प करने का सोचा, नहीं तो शायद आज एक बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी हो जाती जो आयरा बिल्कुल नहीं चाहती थी। उसकी वजह से अब दृश्यम को आयरा की कस्टडी मिल गई थी, जिसके बाद आयरा दृश्यम के साथ रहने वाली थी। और इतना तो उसे समझ आ गया था कि दृश्यम से बेटर ऑप्शन आयरा के लिए कोई हो ही नहीं सकता। उसके साथ जो हुआ है उसे तो आयत नहीं बदल सकती थी। माँ बाप का चले जाना, और वो भी इतनी छोटी सी उम्र में, कितना पेनफुल होता है, इस दर्द का तो शायद वो अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती थी। लेकिन फ़िलहाल वो आयरा के लिए खुश हो रही थी। वहीं आयरा दृश्यम के सीने से लगी हुई थी। तभी नील वहाँ पर आया और आयरा की तरफ देखते हुए बोला, आप सिर्फ मामू को प्यार करोगी क्या एंजल, अपने नानू को प्यार नहीं करोगी? उसकी बात पर आयरा तुरंत नील की तरफ घूमी और बोली, करूँगी ना नानू, आपको भी प्यार करूँगी और नानी को भी प्यार करूँगी। मुझे जल्दी से जल्दी नानी के पास जाना है, प्लीज़ मुझे उनके पास लेकर चलो ना। और अब मुझे वापस बुआ के पास तो नहीं जाना पड़ेगा ना, मेरे कपड़े तो वहीं पर हैं और मेरे टॉयज़ भी, मेरा सारा सामान भी वहाँ पर है, तो अब हम क्या करेंगे?
उसकी बात पर दृश्यम ने उसका हाथ अपने हाथ में थाम कर उसे बड़े ही प्यार से चूमा और बोला, इट्स ओके एंजल, तुम्हारा जितना भी सामान तुम्हारी बुआ के पास है वो सब तुम अपनी बुआ के पास ही रहने दो। तुम्हारे मामू तुम्हें वो सारा सामान नया दिला देंगे। आयरा खुश होकर बोली, सच में मामू? दृश्यम ने अपना चेहरा हामी हिलाया तो आयरा और भी ज़्यादा खुश हो गई। नील ने अब आयरा को पूरी तरह से अपनी गोद में लिया और फिर दृश्यम की तरफ देखते हुए बोला, एक काम करो, तुम आयरा के लिए शॉपिंग करके घर आना, तब तक मैं आयरा को अपने साथ ले जाता हूँ। और हाँ, आयत को भी अपने साथ ले जाना, वो तुम्हारी हेल्प कर देगी। उसके पास तो ऑलरेडी एक प्रिंसेस है, तो उसे पता है कि उसे किस तरह से शॉपिंग करनी है और किस तरह से नहीं। ये बोलते हुए उसकी नज़रें आयत पर थी जो अभी भी अपनी जगह पर खड़ी थी। पता नहीं क्यों, लेकिन वो अपने कदम उन लोगों की तरफ बढ़ा ही नहीं पा रही थी। पर अब नील ने उसे देखा तो वो उन लोगों के पास आई, पर अभी भी उसे थोड़ा ऑकवर्ड सा फील हो रहा था। दृश्यम उसकी तरफ देखते हुए बोला, थैंक यू सो मच। आयत मुस्कुराई और बोली, इट्स ओके, इसी के लिए तो शादी ही की थी हमने। अब मेरी ड्यूटी पूरी हुई तो मुझे लगता है कि मुझे यहीं से वापस अपने घर चले जाना चाहिए। मैं शहर को स्कूल से पिक कर लूँगी। दृश्यम उसकी बात सुनकर हैरान हुआ। हाँ, उसे पता था कि आयत इस तरह का फैसला ले सकती है, लेकिन इतनी जल्दी ये उसने नहीं सोचा था। और नील के चेहरे के रंग भी उड़े हुए थे। वो जल्दी से बोला, अरे ऐसे कैसे आयत बेटा, अभी तुम कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि तुमने तो सुना ही होगा ना कोर्ट ने क्या फ़ैसला लिया है कि वो अभी इंस्पेक्शन वगैरह कर सकते हैं। वो चेक करने आ सकते हैं कि हम लोग आयरा का अच्छे से ख्याल रख रहे हैं या नहीं, और तुम भी दृश्यम के साथ हो या नहीं, क्योंकि तुम्हारी वजह से तो उसे आयरा की कस्टडी मिली है। तो इतनी जल्दी तुम नहीं जा सकती, तुम्हें 1 महीना तो उसके साथ रहना ही पड़ेगा। प्लीज़ ऐसा मत करो बेटा, अगर किसी ने कंप्लेंट कर दी तो यू नो व्हाट आई मीन। ये बोलते हुए उसने सामने की तरफ तिरछी निगाहों से देखा जहाँ पर युविका खड़ी थी और गुस्से से मुट्ठियाँ कस रही थी। आयत ने भी हल्की सी नज़र घुमाकर उसकी तरफ देखा। नील अब एक बार फिर से बोला, मैं आयरा को लेकर घर जा रहा हूँ। दृष्टि आयरा का कब से इंतज़ार कर रही है। एक काम करो आयत बेटा, प्लीज़ तुम दृश्यम के साथ शॉपिंग के लिए चली जाओ। हमें आयरा के लिए थोड़ा सामान लेना है, इसलिए प्लीज़ उसकी थोड़ी हेल्प कर दो, करोगी ना? ये बोलते हुए उसने सवालिया नज़रों से आयत को देखा तो आयत उसे मना ही नहीं कर पाई। उसने अपना सर हाँ में हिला दिया। दृश्यम के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। वो आयत की तरफ देखे जा रहा था और आयत ने भी अब नज़रें उसकी तरफ उठाई और बोली, चलें। दृश्यम ने एक गहरी सांस ली और बोला, तुम बाहर चलो गाड़ी के पास, मैं आता हूँ। आयत अपना सर हिलाकर बाहर की तरफ चली गई और नील भी अब आयरा को लेकर वहाँ से निकल गया। अब दृश्यम अकेला वहाँ पर खड़ा था और उसने अपनी पॉकेट में अपने हाथ डाले हुए थे। युविका के हार ने उसे अंदर तक इतना ज़्यादा जला दिया था कि वो खुद तो दृश्यम के पास भी नहीं आ पाई। इसलिए दृश्यम खुद ही चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट लिए उसकी तरफ गया और फिर हल्का सा उस पर झुककर बोला, तो कैसा लग रहा है दृश्यम मल्होत्रा से हार कर? युविका दांत पीसते हुए बोली, ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि मुझे आयरा से कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ तुमसे मतलब है दृश्यम, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। आई रियली लव यू। मेरे भाई ने भी तुम्हारी बहन से इसलिए शादी की थी ताकि तुम मुझसे शादी कर सको। उसके बाद पर दृश्यम तुरंत बोला, हाँ बिल्कुल गलत। तुम्हारे भाई ने मेरी बहन से शादी इसलिए की थी क्योंकि वो मेरी बहन से प्यार करता था और मेरी बहन उससे। और जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उनकी शादी 90% होती ही है। पर यहाँ सिर्फ तुम मेरे लिए पागल हो और मेरे लिए तो तुम वैसे ही पागल हो, तो यहाँ तो हमारी शादी का मतलब ही नहीं बनता। दृश्यम मल्होत्रा तुम्हारा पति सिर्फ ख्वाबों में बन सकता है, और वो भी मुझे नहीं लगता कि इतनी औकात है तुम्हारी कि तुम इतने रईस और इतने लग्जीरियस ख्वाब देख पाओ। इसलिए बस यूं ही सोचती रहो, क्योंकि अगर तुम ज़बरदस्ती करने की कोशिश करोगी तो बदले में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ हार मिलेगी, और वो भी बहुत बुरी वाली। युविका ने तुरंत उसका गिरेबान पकड़ लिया और बोली, वो लड़की तुम्हारी बीवी नहीं बन सकती, तुम सिर्फ मेरे हो, मैं उस लड़की को छोड़ूंगी नहीं। उसकी ये बात सुनकर दृश्यम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था
और अगले ही पल उसने जोर से युविका को धक्का दिया और चुटकी बजाकर गुस्से से कांपते हुए उसकी तरफ उंगली पॉइंट करके बोला, खबरदार, अगर तुमने नज़रें उठाकर भी आयत की तरफ देखा तो। अब तक मैं सिर्फ आयरा के लिए शांत था क्योंकि मैं आयरा को खोना नहीं चाहता था, लेकिन अब अगर तुमने मेरे या मेरे परिवार में से किसी को भी जरा सी तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की ना, तो मैं ऐसी हालत करूंगा तुम्हारी कि तुम पूरी ज़िंदगी याद रखोगी। मेरी खामोशी को मेरी कमज़ोरी मत समझ लेना युविका खन्ना। अगर मैं शोर मचाने पर आ गया ना, तो ऐसी हालत होगी तुम्हारी कि ना तुम्हें कुछ सुनाई देगा और ना ही कुछ दिखाई देगा। अपनी ख्वाहिशें छोड़ो, अपनी सांसों के लिए भी तड़प जाओगी तुम। ये बोलते हुए उसका चेहरा गुस्से से बेहद लाल हो चुका था और उसकी आंखें भी एकदम अंगारों की तरह दहकने लगी थी। युविका तो बस उसकी तरफ देखती ही रह गई और दृश्यम अब उसे गुस्से से घूर कर वहाँ से चला गया। युविका बस उसकी तरफ देखती रह गई। वो दांत पीसते हुए बोली, नहीं छोड़ूंगी मैं उस लड़की को, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें जो करना है तुम करो दृश्यम मल्होत्रा, लेकिन मैं भी वो करूंगी जो मैं करना चाहती हूँ। हम दोनों के बीच जो भी आएगा उसे रास्ते से तो हटना ही होगा। मैं तुम्हें किसी और का कभी नहीं होने दूंगी। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर डेंजरस एक्सप्रेशंस थे। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कहानी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइए कि कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। उम्मीद करती हूँ आप लोग कहानी को एंजॉय कर रहे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।